ये खुद ही आ गए ना। अब ये जब ज़्यादा लोग एक साथ भेजेंगे ना तो आपको पार्टिसिपेट से जाना पड़ेगा, इधर एडमिट ऑल का। अभी दोबारा आएंगे ना आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कल हमने की थी ड्रामा दस्तक। आप लोगों ने उसको रीड किया है, उसकी एक्सरसाइज की है? जी बच्चों, आज हमारी अगली कहानी है हवाई। हवाई एक सफरनामा है, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का। अब हमने जैसे कि आपको बताया कि कल हमने किया है ड्रामा, तो हमने आपसे ड्रामे के बारे में डिस्कस किया, आपको बताया कि ड्रामा क्या है, किस तरह के सिंफ है। अब हवाई जो कि सफ़रनामा है, और हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि हवाई से आप क्या समझते हैं। हवाई असल में एक ये जगह का नाम है। हाँ, ये बाकायदा बेगम अख्तर रियाजुद्दीन 1936 में इनकी तारीख पैदाइश है। और अगर हम अपनी कहानी को देखें जो हमारे सामने है, तो आपको बताते चले, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन उर्दू सफ़रनामे में एक नई तर्ज मुअज्जत की बानी है। यानी इन्होंने लिखा और एक नया अंदाज था इनका। हमारे यहाँ अगर हम सफ़रनामे का नाम लें तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जहन में सबसे पहले किसका नाम आता है? बेटे, अगर हम सफ़रनामे का नाम लें तो हमारे जहन में इब्ने इंशा। इब्ने इंशा से आगे चलिए, हमें मौजूदा दौर में मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नाम जहन में आता है। तो इनका तारुफ के हवाले से मैं बता दूं कि इनका ताल्लुक एक मुद्दत तक दर्स व तदरीस से इनका मशगला रहा। इनकी शादी एक आला सरकारी अफसर से हुई, जिन्हें अपने सरकारी फ़राइज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में जाना पड़ा और सफ़र करना पड़ा। तो बेगम अख्तर रियाजुद्दीन को भी अपने शौहर के साथ उन ममालिक की सैर के लिए गई। उर्दू और अंग्रेज़ी में उन्होंने मज़ामीन लिखने का उन्हें शुरू ही से शौक़ था। चुनाचे अपने इन सफ़रों की रुदात भी उन्होंने नहायत दिलचस्प अंदाज में और मुख्तलिफ मज़ामीन की सूरत में लिखी। इन मज़ामीन के मजमूए जो हैं, दो मजमूए हैं। एक मजमूए का नाम है सात समंदर पार और दूसरे का नाम है धनक पर कदम, और ये इस नाम से शाया हो चुके हैं। मौखरुज़ ज़िक्र यानी जिसका जिक्र बाद में हुआ है, धनक पर कदम, इस पर उन्हें 10,000 रुपये का आदमजी अदबी इनाम भी मिल चुका है। यानी ये आदमजी अदबी इनाम हासिल कर चुकी हैं। इनके दोनों सफ़रनामों में मशरिक़ और मगरिब के मुख्तलिफ ममालिक की मुआशरत, तहज़ीब, तमद्दन और बहुत सी बातें हैं, मुतनव्वो बातें हमें मिलती हैं कि आदमी घर बैठे दुनिया के इन मुख्तलिफ मुल्कों की सैर कर लेता है। इनके अंदाज में बेतकल्लुफ़ी है, शगुफ्तगी के साथ जुर्रत है। इनकी तहरीर में जहाँ बजा हमें ऐसे जुमले मिलते हैं जो शेरों का सा लुत्फ़ देते हैं। यानी आप पढ़ेंगे तो फ़िक्रा होगा, लेकिन आपको उसकी बहरें, उसकी शरीनी और रफ्तार से पता चलेगा जो शेर दिखाई देते हैं। मंजर कशी में ख़ास महारत है, और जो हमारा मजमून हमारे निसाब में शामिल है, इनके दूसरा सफ़रनामे धनक पर कदम से लिया गया है।
जिसमें उन्होंने अमेरिका की 50वीं रियासत हवाई के सफ़र की दिलचस्प रुदात पेश की। ये था इस कहानी का तारुफ, पस मंज़र और मुसन्नफ़ा के बारे में आपके सामने एक स्केच। अब हमें क्या पता चलता है, यानी हवाई क्या है? अमेरिका की 50वीं रियासत। अब यहाँ पे हम अगर देखिए, दुनिया के हसीन सफ़र हमेशा मुझ पर मुसल्लत। ये कौन बात कर रहा है? बेगम अख्तर यासुद्दीन। हमने जो बात आपको बताई कि उनकी शादी एक सरकारी ऑफिसर से हुई, तो सरकारी ऑफिसर को अपने काम के सिलसिले में जहाँ जहाँ जाना पड़ा, ज़ाहिर उनकी बेगम भी साथ जाती थी। और अब सफ़रनामे में एक चीज़ याद रखिए, आप दुनिया के हर मुल्क में नहीं जा सकते, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ माली मजबूरियाँ हैं, कुछ और मसाइल हैं। लेकिन अगर ये जाता है एक सफ़रनामा लिखने वाला शख्स, तो वो क्या करता है? वहाँ की तहजीब, वहाँ की मुआशरत, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ का कल्चर, वहाँ के अक़दार, इन तमाम चीज़ों को देखता है। इनको देखने के बाद वो लिखता है और फिर कंपैरेटिवली वो अपने मुआशरे के साथ उसका मुआवजा करता है, मुकाबला करता है। तो इस तरीके से वो वहाँ कैसे लिबास पहनते हैं, वो वहाँ कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। हम चाइना नहीं जा सकते, तो हमें चाइनियों का कि वो किस तरह सलाम करते हैं, वो कितना झुकते हैं, वो खुदकुशी कैसे करते हैं, या गिलगित का है, नारायण का। देखिए, अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा की और इस कायनात में मुख्तलिफ नौ लोग पैदा किए। कुछ के वसाइल नहीं है, कुछ के साथ मसाइल है। तो वसाइल और मसाइल की इस जंग के साथ नबर्द आज़मा होते हुए इंसान जब अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो बाज़-औक़ात किताबों में ही वो उन जगहों की सैर कर लेता है जहाँ पर वो तसव्वुरात में जा सकता है। आपका अगर एक कामयाब सफ़रनामा लिखने वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी ज़ुबान इतनी शुस्ता हो, इतनी साफ़ हो, इतनी वाज़ेह हो कि आप उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप खुद को वहाँ पर महसूस करें। यानी ये कैसे होगा? जब उसकी गिरफ्त होगी, जब उसका इतना मज़बूत राब्ता होगा, इतना मज़बूत ताल्लुक़ होगा कि आप वहाँ तक अपने आप को महसूस कर सकें। अब ये जो कहानी है, जो आपके सामने मौजूद है, तो वो बताती है कि मैंने बहुत से सफ़र किए, कुछ इतने लंबे हवाई सफ़र का डर, कुछ एक साहिबाने ड्राया कि टोक्यो से होनोलुलु तक नीचे बहरुल काहिल होता है। अब फिर यहाँ पे वो नीचे बताएँगी कि बहरुल काहिल जो है वो किस तरह जो है वो ज़मीन का, और ऊपर खुदा कहीं ज़मीन का ज़रा सा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई नहीं देता, मामूल के मुताबिक ये सारी बातें उन्होंने बताई कि कैसे सफ़र किया, कैसे रेशम की तरह सर करके सफ़र गुजर गया, आखिर वो वहाँ पहुँची। अब जब वहाँ पहुँची तो मियाँ साहब उनके इस्तकबाल को नहीं आए हुए थे। क्यों जी? इसलिए कि आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे और दूसरे ममालिक के वक़्त का फ़र्क है। हम अमेरिका से कम हमारा 10 घंटे का, 9 घंटे का इस वक़्त फ़र्क चल रहा है। कुछ ममालिक के साथ हमारा 4 घंटे का फ़र्क है। अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन है। तो वो जो तारीख़ बताई गई थी, मियाँ साहब वो तारीख़ भूल गए। जब उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे, तो गाड़ी भरी हुई, लड़कियाँ, कोई ड्रम बजा रहा है, कुछ। खैर वो मियाँ के साथ घर गई, घर में बिखरा हुआ सामान, मोज़े, ये वो देखा, उनको बड़ी एक तकलीफ़ हुई और उन्होंने कहा कि गाड़ी पुरानी थी, रिक्शा, उन्होंने हर चीज़, या पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें उन्होंने बताया वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, हमसाये कैसे थे, शोर मचा सकते थे, नहीं थे। अमेरिका में किस तरह की लाइब्रेरी है, वहाँ सफ़र के ईस्ट वेस्ट सेंटर का नाम उन्होंने बताया। फिर मशरिक़ मग़रिब से बहुत से आलम आते थे अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए, मुख्तलिफ लेक्चर देते थे। तो उन्होंने बताई इस पूरे सफ़रनामे में अमेरिका की तहज़ीब, वहाँ की सोशल जो है मुआशरती ताल्लुकात, इन सब का ज़िक्र, वहाँ का फ़र्नीचर कि जी पुराना है या नया है, और नई चीज़ ख़रीदना वहाँ वैसे ही मुश्किल नहीं है, पुरानी चीज़ को सही करवाना वहाँ मुश्किल है। लोग पुरानी उठा के बाहर कचरे में रख देते हैं। नहीं, वहाँ मुख्तलिफ सेंटर हैं जो गरीबों की मदद के लिए उन्होंने देखा कि मियाँ किस तरह रह रहे हैं कि जिस तरह हम यहाँ यतीम खाना कहते हैं, तो वहाँ पे ओल्ड एज होम्स होते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ चीज़ स्टोर्स होते हैं जहाँ से जाके लोग सस्ती चीज़ें ले लेते हैं।
जो लोग मर जाते हैं, जो वसीयत कर जाते हैं, उनकी चीज़ें नई पुरानी सब स्टोर्स में आ जाती हैं, वो सेल्स लगा देते हैं। ये सारी बातें उन्होंने इस सफ़रनामे में बड़ी तफसील के साथ बताई। अब हमने इस सफ़रनामे में से जो चीज़ें करनी है मैं आपको वो बताती हूँ। आपने इसकी हमारा पहला सवाल है कि मंदरजा ज़ैल जुमलों की वज़ा, अगर आप इसकी मश्क की तरफ थोड़ा आइए तो आपको अंदाज़ा होगा। आप इसकी एक्सरसाइज खोलिए, उसमें आपको नज़र आएगा मंदरजा ज़ैल जुमलों की वजाहत कीजिए। अब पहला आपके पास जुमला आता है, कलाल नीचे बहरुल काहिल होता है और ऊपर खुदा। कहीं जमीन का जरा सा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई नहीं देता। मसलन कि जमीन का जो टुकड़ा है वो ढारस के लिए क्यों दिखाई नहीं देता। अब जब आप सफ़र करते हैं, यानी आप पाकिस्तान से चले या कहीं से भी चले, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बच्चे मैं एडमिट कर लूँ, जो बच्चे आए हैं उन सबको एडमिट करने के बाद जी अब हम आपको इसकी एक्सेस करके बताते हैं कि हमने इसको किस तरीके से करना है। जी, और बच्चे आगे वेटिंग रूम में। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम जी प्यारी बच्ची, कैसी हैं आप? ठीक हूँ टीचर, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। चल ये सब बच्चे ऐड हो गए। चल अब आप बेटा, आपको पता चल गया कि सफ़रनामा क्या है, या सफ़रनामा जो है उसके अगर हम आपको ये बताएं कि क्यों लिखा जाता है, उसका मकसद क्या है, तो हमें जी ज़ैनब आई हैं। बेटा आपको एडमिट करती रहूँगी तो आगे कब करवाऊँगी प्यारे बच्चों। जी तो आगे चलिए, हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आए थे। हम इसकी एक्सरसाइज को कह रहे थे कि आप ये देखिए, आपको एक सवाल है, नीचे बहरुल काहिल होता है, ऊपर खुदा। कहीं जमीन का जरा सा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई। और इसकी मश्क बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिए कि इसकी ज़रूरत है और इसको हमें करना है। हमने इसकी वजाहत करनी है, इसकी एक्सरसाइज को देखिए कि आपके सामने ये सारी कहानी जो सफ़रनामा है, इसको रीडिंग करनी है और इसका खुलासा करना। मैंने आपको इसका स्केच बता दिया है कि किस तरह वो अपने मियाँ के पास अमेरिका गई हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी देखी, वहाँ सैर की, जहाज़ और वहाँ की लाइब्रेरियाँ, और ये सारी बातें उन्होंने अपने इस सफ़रनामे में बड़ी तफसील से लिखी है। फिर इसमें उन्होंने एक सुपरमार्केट का जिक्र किया है। सुपरमार्केट जिस तरह आप यहाँ पे मॉल्स देखते हैं, एम्पोरियम पैकेजेस, उसको चूँकि ये यहाँ पर आ जाई हैं, वहाँ पर तो ये ऑलरेडी काफ़ी अरसे से हैं, तो उसको वो कह रही है कि जी सुपरमार्केट एक शैतान की आंत है, वहाँ हर चीज़ ट्रॉली में भरते जाइए, बिल करवाइए और चले जाइए। इसका जिक्र किया जी। ये अब आपके सामने एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज को देखिए, नीचे बहरुल काहिल होता है और ऊपर खुदा। कहीं जमीन का जरा सा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई नहीं देता। अब यहाँ इसकी वजाहत हम क्या करेंगे कि अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज के सफर में बहरुल काहिल पर भी परवाज होती है। जब जहाज उड़ता है तो रास्ते में बहरुल काहिल आता है और ताहद्दे नजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ पानी ही पानी। 9 से 10 घंटे आप पानी देखते हैं और जब जमीन का टुकड़ा नजर नहीं आता, ताकि किसी भी हंगामी हालत में हवाई जहाज को वहां उतारा जा सके। बस अल्लाह ताला पर भरोसा ही इंसान की ढारस बंधाता है और वो बेखौफ होकर इस तवील परवास के लिए आमादा हो जाता है। ये जो बात कही कि जरा सा टुकड़ा भी, यानी मुसन्निफा ये बताती है कि वहाँ ऐसा कोई टुकड़ा नहीं जहाँ आप पड़ाव डाल लें, और सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर आप इस तवील परवास के लिए आमादा हो जाते हैं। अगला बेहिसा देखिए, अगर 26 को जाना हो तो 25 की सीट बुक कराओ, क्योंकि वो 1440 मिनट से कम लेट होना कसरे शान समझता।
अब वो ये बताना चाह रही है, जिस तरह मैंने आपको फ़र्क बताया है वक्त के फ़र्क के अलावा, वो कहते हैं चूँकि वो परवाज़ लेट होती है। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन BAOC ब्रिटिश ओवरसीज एयरलाइन कंपनी की फ़्लाइट की शान में ये जुमला लिख रही हैं, और वो कह रही हैं कि अगर आपने 26 तारीख को सफ़र करना है, आपको वहाँ 26 को पहुँचना है, वहाँ जॉब पे जाना है, यूनिवर्सिटी पे जाना है, या किसी से मिलना है, या शादी पे जाना है, तो आपको 25 तारीख की सीट बुक करवाना चाहिए, क्योंकि ये फ़्लाइट सिर्फ 1440 मिनट यानी पूरे 24 घंटे लेट हो। वो इस फ्लाइट के बारे में BAOC के बारे में बता रही है, जो ब्रिटिश एयरलाइन है। जी मिसा देखिए, खुदा खुदा किसी शरीफ इंसान को कलकत्ते ना ले जाए। अगर मिर्जा गालिब ने इसमें कुछ देखा तो हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर और बनिया पुलिस से पहले देखा होगा। गालिब ने कलकत्ते का जिक्र बड़ी मोहब्बत और शौक से किया है। वो वहाँ की फितरी बहारों, इंसानी हुस्न, ताज़ा फल और खालिश शराब को भी याद करते हैं और कहते हैं, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीन, एक तीर मेरे सीने में पारा कि हाय हाय। यानी अख्तर रियाजुद्दीन कहती हैं कि गालिब ने जो कलकत्ते की तारीफ की है वो बहुत पहले की बात है। आज अगर गालिब कलकत्ते की पुलिस, हिंदुस्तानी कस्टम अफसर या वहाँ की हिंदू पुलिस से वास्ता पड़ता तो वो यूं कलकत्ते की तारीफ ना करते, क्योंकि वो लोग इतनी दुरुस्ती और इतने बुरे तरीके से पेश आते हैं। दाल हिस्सा देखिएगा बेटा, जब टोक्यो से हवाई जाओगी तो हवाई जहाज ऐसे उछलेगा जैसे छाछ में गेहूं। आमतौर पर घरों में आप देखते हैं कि खवातीन घर का वो जो अनाज बनाती हैं, छाछ को पकड़ती हैं, उसमें गंदम डालती हैं, उसको ऊपर नीचे उछालती हैं। उसमें क्या होता है, गंदम अलहदा हो जाती है और गेहूं अलहदा। गेहूं और जो अनाज के अंदर जो जिसको आप बोलते हैं बाजरा या उसके मोटे छली के दाने, वो अलहदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही हैं कि सफरनामा नवीस यानी बेगम अख्तर रियाजुद्दीन जब हांगकांग से टोक्यो के लिए रवाना हुई तो उन्हें पैन एम के पुराने खटारा जहाज में सफर करना पड़ा। पैन एम एक कंपनी का नाम है जो मुसलसल 4 घंटे तक हवा में लरजता रहा, और उन्हें भी इसी तरह यानी लरजता रहा, हिलता। जैसे आजकल आप PIA के जहाज़ों की रेपुटेशन देख रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जहाज़ लरजता रहा और डराता रहा, और इंसान जाहिर है जब हवा में होता है तो उसको अपनी जान का खौफ होता है। इस पर वो भी घबरा गई। तो एक उनके दोस्त ने, उनके साथ बैठे हुए शख्स ने या हम सफ़र ने उन्हें बताया कि ये लर्जाहट तो कुछ भी नहीं है, तुम इतनी सी बात से डर रही हो। जब तुम टोक्यो से, यानी अगर वो वहाँ से गई हैं, हांगकांग से टोक्यो गई हैं, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं है। जब टोक्यो से हवाई के लिए जाओगी तो एयर पॉकेट्स और मौसम की खराबी की वजह से जहाज इस फजा में इसी तरह उछलेगा जैसे छाछ में पटकते वक्त गेहूं उछल रहा है। आप नीचे से उसको ऐसे हाथ लगाइए तो वो हवा में उछलता है। तो इस मौके पर उन्होंने ये फिक्रा लिखा, सारा सफर आसमानों में रेशम की तरह सरसर करता गुजर गया। रेशम की तरह सरसर, आप किसी चीज पर रेशम के कपड़े पर हाथ रखिए, आपका हाथ फिसलता चला जाएगा। आप रूल पर हाथ रखिए, आपको नरमाहट का एहसास होगा। तो मुसन्निफा कहती हैं कि इस जुमले में उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि टोक्यो से हवाई तक के सफर की कैफियत बयान की है कि अगरचे उनके एक हमसफर ने हवाई के फजाई सफर से उनको डरा दिया था, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करना हुआ कि सारा फजाई सफर इंतहाई सुकून और आराम से कट गया। ढलते सूरज में बहरुल काहिल करवटें ले रहा था और चारों तरफ जमुर्द की आमरियत मुस्तहकम हो चुकी। अब ये वो मंजर है जब वो वहाँ हवाई पहुँच चुकी हैं, वहाँ वो सैर के लिए गई हैं और उनको नज़र आ रहा है। तो यहाँ वो बताती हैं कि पहले दिन की शाम के वक्त जजीरे की सैर का तासुर इस तरह कहती हैं कि शाम के वक्त सूरज गुरूब हो रहा था, बहरुल काहिल मौजें मार रहा था और ताहत नज़र सब्जा ही सब्जा दिखाई देता था, और यूँ लगता था कि हर तरफ जमुर्द ही जमुर्द है। याद रहे कि जमुर्द सब्ज रंग का एक कीमती पत्थर है, यानी आप अगर पानी पर देखिए तो आपको मिलाहट या अगर ये गिर सब्जा है तो आपको ऐसे ग्रीन सी चादर बिछी हुई नजर आती है। तो मुसन्निफा ने इस खूबसूरत मंजर की अक्कासी इन अल्फाज में की है।
सुपरमार्केट अमेरिकन सरमायादारी का मुकम्मल मुजाहरा और अमेरिकन तर्ज हयात का बुनियादी कला और उसकी लामहदूद अफराद का ज़ुखार है। ज़ुखार ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा की जमा ज़खायर और ज़खायर से ज़ुखार। तो वो कहती हैं कि जजीरा ओवाहो की सुपरमार्केट का जिक्र है इसमें, जिसके मुतालिक उनका ख्याल है कि ये मार्केट आम किस्म के 10 बाज़ारों से भी बढ़कर अनारकली और माल रोड की तमाम दुकानें मिलकर भी इसकी वसअत और सामान की अफराद का मुकाबला नहीं कर सकती। यूँ ये मार्केट अमेरिकन सरमायादारी का मुकम्मल मुजाहरा है। अमरीकियों के तर्ज ज़िंदगी का बुनियादी कला और उसकी लामहदूद दौलत और अशिया का एक बहरे ज़ुखार है, जिसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता। जी प्यारी बेटी, आपको इन फिक्रों की तशरीह और वजाहत समझ में आ गई है या कोई बात कंफ्यूजन में है तो मुझे बता दीजिए। मिस आ गई है। मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। अब आपने इसको 2 दफ़ा कहानी को खुद रीड करना बेटा। आपको जो सलीस आएगी अमूमन इन्हीं 5-6 फिक्रों में से आ जाती है। सारा सफ़र आसमानों में रेशम की तरह सर सर करता गुजर गया। फिर इसके अलावा ऊपर हमने पढ़ा कि जिस तरह छाछ में गेहूं की तरह उछलता है। ये 2-3 फिक्रे अमूमन आपको सलीस के लिए आ जाते हैं। तो क्लियर हो गया? कोई बात पूछनी तो नहीं बच्चों? अब आपका काम है कि आपने 2 दफ़ा कम अज कम उस कहानी को रीड करना है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो हम कल, अगर आप कहेंगे तो हम कहानी को रीड यहाँ पे भी कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है? कल आप मुझे बताएंगे, कल आप मैं कहानी पूछूंगी। जी दूसरा सवाल है बेटा, दर्ज अल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल किया। जी कौन करेगा? जुमले बनाएंगे आप लोग। पहला है, ओखली में सर दिया तो धमकों से क्या डरना। जी मैं बता दूं, जब सफर पर निकल ही आए हैं तो मुश्किलाते राह से क्या खौफ। आगे लिखेंगी, ओखली में सर दिया तो धमकों से क्या डरना। अगला फिक्रा देखिए, गरीब आदमी को मामूली कामों के लिए भी दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं। धक्के खाने का जुमला बनाना था। आजकल बगैर सिफारिश के हर किसी को धक्के खाने पड़ते हैं। जायज काम के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक हो गया? अगला फिक्रा देखिए, इन्ना लिल्लाह पढ़ना है। इन्ना लिल्लाह पढ़ना होता है जब कोई चीज खत्म हो जाए उसके ऊपर, जैसे कोई मर जाए तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह राजिऊन। अब इन्ना लिल्लाह पढ़ना, क्या बनेगा इसका जुमला? पहाड़ी पगडंडियां मुंह खोले हुए गहरे गार और चढ़ाई, हम तो कदम कदम पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते रहे। बेशक इन्ना लिल्लाह, बेशक हम सब अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने इसकी तरफ लौट कर। यानी इंसान को किसी भी वक्त लगे कि अभी खत्म, या कोई मुश्किल काम या जिंदगी की हर राह पर इतनी मुश्किलात हैं कि हम तो हर कदम पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते रहे। जी बेटा, खाक छानना, उसने नौकरी के लिए दर दर की खाक छानी या खाक छानना पड़ती है। आगे चलिए, बिल्ली की तरह घर बदलना। बिल्ली क्या करती है? वो एक घर छोड़ दिया तो अगला, अगला छोड़ दिया तो उससे अगला। तो इसको क्या करेंगे? उसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, वो तो बिल्ली की तरह घर बदलता है। समझ आया है जुमला? अरे बच्चों, बेटा मुझे कोई रिस्पांस भी देंगी तो मुझे पता चलेगा ना।
अब आपको क्लियर हो गया कि जुमले किस तरह बनाने हैं? यस मिस। कल मैं आप लोगों से सुनूंगी। जी आगे चलिए। सफरनामे की खूबी ये है कि वो अपने पढ़ने वालों को मालूमात और तफसील इस तरह मुहैया करे कि पूरा माहौल समझ में आ जाए। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। आपने अपने मुल्क में या मुल्क से बाहर किसी जगह का सफर किया हो तो उसका हाल अपने जी ये काम है। आप में से कोई मरी गया हो, आप में से कोई नारान का गान गया हो, गिलगित बल्तिस्तान गया हो, खुंजराब पास जाने का इत्तेफाक हुआ हो, बाबू साहब कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपने सैर की हो, आपने मुल्तान का सफर किया हो, आपने कराची का समंदर देखा हो, कहीं ना कहीं तो सैर की होगी ना। जी उम्मीद रखूं कि कल आप सफरनामा ये करेंगी। पैटर्न आपके सामने है। आप सफर का बताएंगी, वहाँ की रहाइश का जी मिस। बताएंगी, जिस खाने पीने का, लिबास का, रहने का, हर तरीका। जी अगला सवाल है मसादिर को अमदादी फाल के तौर पर इस्तेमाल करना। देना चुकना, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल इसको भी करना है, ये भी आप मुझे सुनाएंगी। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का मशहूर सवालनामा अब लाइब्रेरी से आप नहीं ले सकती, कॉलेज बंद है। ये वाला सवाल रहने दीजिए, ये हम बाद में करेंगे जब कॉलेज खुल जाएंगे। अब आपने अमदादी अफ़ाल, सफरनामा, मुहावरात और वजाहत, ये 4 सवाल आपने डिटेल से कल करने हैं। अब इसका खुलासा आपने याद करना है और जुबानी लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। जैसे कि आप मुझे पहले काम अपने टेस्ट और वो करती रही हैं। कल मैं आपसे टेस्ट, आप इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट मंडे से मैं आपके टेस्ट लूंगी जो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगी। ठीक है, मैं आपको टेस्ट लिखवाऊंगी, आप मुझे टेस्ट देंगी। अब आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो लगा लेते हैं। जी बच्चा 602 प्रेजेंट मिस। 605 614 617 620 सबा इरफान 623 626 629 632 प्रेजेंट 630 मिस। 638 प्रेजेंट। 641 644 प्रेजेंट। 647 650 653 656 प्रेजेंट। 59 62 65 68 671 प्रेजेंट। 74 77 680 83 86 89 प्रेजेंट 90 मिस। 92 95 704 7 प्रेजेंट मिस। 707 प्रेजेंट। 710 713 719 731 734 737। जी बेटा अब आप लोग कल इस काम को मुकम्मल कीजिए। मैं मिस आपसे जी मेरी भी अटेंडेंस लगी। जी बोलिए जल्दी से बेटा। 701 701। 1। जी अब आप लोग ऐसा कीजिए,
कि कल आपसे सुनेंगे।